एक्सटेंशन एजुकेशन अर्थात प्रसार शिक्षा की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे प्रसार शिक्षण की विधियां और इसके अंतर्गत हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह समूह शिक्षण विधियों के बारे में चल रहा था। समूह संपर्क विधियां या समूह शिक्षण विधियां जो हैं उसमें हम प्रदर्शन विधि के बारे में पढ़ रहे थे या डेमोन्स्ट्रेशन विधि जिसे कहते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन में हमने पढ़ा था कि दो प्रकार की होती हैं, विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। हम विधि प्रदर्शन की बात कर चुके थे और आज हम जानेंगे परिणाम प्रदर्शन विधि के बारे में। परिणाम प्रदर्शन विधि जो है इसमें परंपरागत व उन्नतिशील विधि का तुलनात्मक प्रदर्शन किया जाता है। इसमें विधि प्रदर्शन की तुलना में अधिक समय लगता है। इस विधि में दोनों विधियों का प्रदर्शन एक ही प्रकार की परिस्थिति में करते हैं और दोनों का बाद में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करके बताना है किसानों को कि इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है या इसमें कीटाणुओं या बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, तो ऐसे में हम उनको किसी एक खेत के एक टुकड़े पर पुराने जो परंपरागत बीज वो इस्तेमाल कर रहे थे उसकी खेती करनी होगी और उसी खेत के दूसरे टुकड़े पर हमें उन्नत किस्म के जो बीज हैं या संकर किस्म के जो बीज हैं उनके द्वारा खेती करनी होगी और दोनों को बराबर पानी, खाद और हर तरीके से बराबर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसके बाद में जब उसकी पैदावार होगी और उसकी कटाई और उसकी जो पैदावार है उसको एकत्रित करने के बाद में जब तुलना की जाती है कि कौन सी किस्म बेहतर थी या कौन सी किस्म के बेहतर परिणाम मिले या कौन सी फसल ऐसी थी जिसको पकने में कम या अधिक समय लगा, कौन सी फसल ऐसी थी जिसमें कीटों का प्रकोप अधिक हुआ या बीमारियों का प्रकोप अधिक हुआ और कौन सी किस्म ऐसी थी जिसमें जो फसल प्राप्त हुई वह अधिक मात्रा में प्राप्त हुई और अधिक उसकी उपज हुई। तो इस प्रकार से परिणाम प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से समझी जा सकती है कि सबसे पहले परिस्थिति का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात जिस स्थान पर हमें किसी नवीन तकनीक के बारे में या नई चीज के बारे में या नई खोज के बारे में बताना है तो वह उस स्थान की आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए। हम ऐसी जगह पर चावल की खेती के बारे में बताने चले जाएं जहां की पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती या पानी नहीं होता, तो वहां पे चावल की खेती के बारे में प्रयोग करना बिल्कुल बेईमानी होगा। या इसके विपरीत जहां पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है वहां उनको ऐसी फसलों के बारे में बताया जाए जो कि कम पानी मांगती है, तो
वहां पे इस तरह के प्रयोग बेकार साबित होंगे। इसलिए सबसे पहले परिस्थिति का विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें प्रसार कार्यकर्ता को जो वह सिखाना चाहता है यह उद्देश्य बिल्कुल क्लियर कर देने चाहिए कि ऐसी क्या चीज है या किस प्रकार के उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहता है, या उसका टारगेट या लक्ष्य क्या है, यह भली भांति निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके बाद में उसे प्रदर्शन की योजना बनानी चाहिए, अर्थात विशेषज्ञों, ग्राम पंचायत आदि से पूर्व में सलाह करनी चाहिए और लोगों की योग्यता के अनुरूप प्रयोग करना चाहिए और सभी क्रियाओं को पूर्व में ही निर्धारित कर लेना चाहिए। इसके बाद में जो चौथा चरण है प्रक्रिया का, वह है प्रदर्शन व्यक्ति का चुनाव। जिस व्यक्ति के यहाँ प्रदर्शन किया जाना है उस पर सबका विश्वास होना चाहिए। दरअसल गांव में सब लोग झिझकते हैं, सब लोग आसानी से तैयार भी नहीं होते कि किसी भी नवीन तकनीक को वो सहज ही अपना ले। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि नवाचार में विश्वास रखते हैं और ये कुछ प्रगतिशील विचारों के किसान होते हैं जो आर्थिक रूप से भी औरों की तुलना में सुदृढ़ होते हैं या इनकी स्थिति अच्छी होती है, तो ये लोग प्रयोग करने में हिचकिचाते नहीं है। अतः यह अपने खेत का टुकड़ा या अपनी जमीन या नई प्रदर्शन विधि हेतु देने के लिए तैयार हो जाते हैं, या इसके अलावा कोई भी नई तकनीक का ज्ञान अगर इन्हें प्राप्त करना है या उपकरण खरीदना है तो उसके लिए भी ये तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव परिणाम प्रदर्शन विधि के लिए करना चाहिए। इसके साथ ही स्थान का चुनाव भी कर लेना चाहिए और सामान्यतया जो प्रदर्शन जहाँ पे करना है, यह जो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति है उसी को निर्धारित करना होता है कि कौन से स्थान पर यह कार्य किया जाएगा। सामान्यतया जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पे भी ये प्रयोग किए जाते हैं और वहीं पे किसानों को बुलाकर परिणाम प्रदर्शन कर दिया जाता है। अथवा जैसे कि अभी बताया कि गांव के कुछ प्रगतिशील किसान होते हैं या प्रगतिशील लोग होते हैं जिनके घर पर या जिनके खेतों पर यह प्रयोग किया जा सकता है। प्रदर्शन का आरंभ करने की अब स्थिति आ जाती है जब स्थान का चुनाव हो जाता है और इसमें जो भी प्रक्रिया सोची गई थी उसको अब वास्तविक रूप दिया जाता है और इसके साथ ही जैसे जैसे प्रदर्शन की क्रिया उन्नति पर होती जाती है या उन्नति करती जाती है उसका अवलोकन भी समय समय पर किया जाता रहना आवश्यक है और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद में प्रदर्शन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है और प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो प्रदर्शन के जो रिजल्ट थे उनको पोस्टर, रेडियो, सभाओं, समाचार पत्रों द्वारा उनका प्रचार किया जाना चाहिए और जो भी नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट इनसे प्राप्त हुए वह लोगों को बताने चाहिए कि उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, नहीं तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। और आखिरी इसकी प्रक्रिया का चरण है परिणामों का मूल्यांकन। तो प्रदर्शन के प्रभाव को देखकर मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उन उद्देश्यों की पूर्ति में जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है या परिणाम प्रदर्शन की प्रक्रिया है वह कहाँ तक सफल हुई और उसमें क्या क्या कमियां रह गई। अब हम जानते हैं परिणाम प्रदर्शन विधि के क्या लाभ हैं। प्रदर्शन के परिणाम का लाभ देखा जा सकता है क्योंकि इसमें तुलनात्मक अध्ययन होता है,
इसलिए यह पता चल जाता है कि जो डिफरेंस है परंपरागत विधि में और नवीन विधि में वह क्यों आया है और क्या वह सकारात्मक है। अगर वह लाभ देने वाला होता है तो परिणाम प्रदर्शन के द्वारा वह लाभ सहज ही देखा जा सकता है। इसके अलावा परिणाम प्रदर्शन के द्वारा व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न होता है उस नवीन पद्धति के लिए या नवीन तकनीक के लिए या जो भी नई चीज उनको सिखाई जा रही है उसके प्रति, क्योंकि वे स्वयं अपनी आंखों से उसका परिणाम देख लेते हैं। इसी जो परिणाम प्रदर्शन है वह नए तरीकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि नए तरीकों को फील्ड में इस विधि के द्वारा प्रायोगिक रूप से जांच लिया जाता है, करके देख लिया जाता है कि थ्योरेटिकली जो सोचा गया था इन तकनीकों के बारे में क्या फील्ड में वास्तव में वे ही परिणाम प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त परिणाम प्रदर्शन विधि के द्वारा जो नवीन तकनीक है उसके प्रचार और प्रसार के लिए डेटा भी उपलब्ध हो जाते हैं या आंकड़े मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में बकायदा डेटा होता है कि जो परंपरागत विधि से जो बीज लगाए गए थे, परंपरागत बीज लगाए गए थे, उनसे इतने किलो उपज प्राप्त हुई प्रति हेक्टेयर, और जो नवीन किस्म के या उन्नत किस्म के बीज लगाए गए थे उनसे इतना क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हुई है। तो जो भी बेहतर स्थिति होगी तो उसका पर्याप्त डेटा अवेलेबल होता है, तो यह दावा किया जा सकता है कि इस विधि का प्रयोग करने से ये लाभ होने या ये इस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। कार्यक्रम की नीति निर्धारण में भी यह पद्धति सहायक है। किसी भी प्रसार कार्यक्रम की क्या नीति होनी चाहिए यह इस विधि के द्वारा आसान हो जाता है, क्योंकि इस विधि से हमें परिणामों के बारे में बिल्कुल सुदृढ़ जानकारी होती है। हमारे पास में डेटा होते हैं, भौतिक जानकारी या विश्वसनीय जानकारी होती है, इसलिए हम किसी भी कार्यक्रम की नीति निर्धारित कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा लोगों को इतना फायदा होना चाहिए या इतनी उपज होनी चाहिए। तो यह हमें लक्ष्य निर्धारित करने में भी सहायता देती है। परिणाम प्रदर्शन विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। हानियां तो नहीं कह सकते, इन्हें सीमाएं कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किसी फसल को लगाया जाता है तो उसको लगाने से लेकर उसके पकने और उसके कटने तक के का 3-4 महीने का समय होता है। तो यह एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है जिसमें लगातार उसकी उन्नति का अवलोकन भी करना होता है, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है। परंतु लंबी अवधि के होने के बावजूद भी जो इसके रिजल्ट आते हैं या इसके जो परिणाम प्राप्त होते हैं या इसके जो लाभ होते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं। प्रदर्शन की सफलता प्रकृति पर निर्भर करती है। कई बार हमने किसी फसल के परिणाम प्रदर्शन की तैयारी कर ली है और परिणामों को हमने किसी फसल को बो दिया है और अचानक जो प्रकृति की परिस्थितियां हैं वे विपरीत हो जाती हैं, जैसे पर्याप्त बारिश का ना होना या पर्याप्त पानी का उपलब्ध न होना या तापमान कम या बहुत ज्यादा होना या किसी महामारी का प्रकोप होना। तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो प्रदर्शन की सफलता पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा इसके लिए कुशल कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है। परिणाम प्रदर्शन के लिए जो भी व्यक्ति
इस कार्य को करने जा रहा है उसका उस तकनीक के लिए या उस विधि के लिए बहुत कुशल होना अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ तक कि उसे विज्ञान की जानकारी भी होनी चाहिए। इस कार्य के लिए प्रसार कार्यकर्ता को बहुत अधिक तैयारी भी करनी पड़ती है, और सीमित व्यक्ति ही इससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बताया कि एक साथ परिणाम प्रदर्शन बहुत अधिक जगहों पर नहीं किया जा सकता। केवल एक दो जगह ऐसी होती है जहां परिणाम प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए उसको देख तो कई लोग सकते हैं, लेकिन एक ही समय पर कई जगहों पर इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आज इस प्रकार से आपने जाना कि डेमोन्स्ट्रेशन की दूसरी विधि या दूसरा प्रकार रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन या परिणाम प्रदर्शन क्या है, उसका लाभ क्या है और उसकी सीमाएं क्या हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे दूसरी या अगली शिक्षण विधि के बारे में। धन्यवाद।